तो इस वीडियो में हम देखेंगे एक नोट्स एप्लीकेशन यूजिंग रिएक्ट विद टाइपस्क्रिप्ट। रिएक्ट के सभी नए फीचर्स पे फोकस्ड है ये सीरीज, जिसमें कि हुक्स हैं जो भी पॉपुलर हैं, यूज स्टेट, यूज इफेक्ट वगैरह। एपीआईज हम यूज करेंगे ताकि हम एसिंक ऑपरेशंस देख सकें। उसके अलावा रिएक्ट राउटिंग हम देखेंगे विद न्यूएस्ट रिएक्ट राउटर, और लास्ट में हम मर्ज टैग का भी एक डिप्लॉयमेंट करेंगे नोड.जेएस की एपीआई के साथ ऑन हेरोकू प्लेटफॉर्म। इस सीरीज़ में हम डार्क मोड वगैरह ऐसी सारे फीचर्स भी बनाएंगे, थोड़ा यूआई, बहुत हल्का सा यूआई बनाएंगे। रिएक्ट के जो डेव टूल्स हैं उनको भी देखेंगे कैसे यूज़ करते हैं। तो बहुत कुछ है, सब कुछ है नए रिएक्ट के स्टाइल से। तो अगर आपने हमारा पुराना रिएक्ट का सीरीज़ फॉलो किया है तो आप ये देख सकते हैं, नहीं भी किया है तो भी अगर आप रिएक्ट का बेसिक्स जानते हैं तो ये सीरीज़ काफ़ी हेल्पफुल होगी। बट अगर आपको बिल्कुल ही बेसिक पढ़ना है कि स्टेट क्या है, प्रॉप क्या है, तो जाके एक बार वो प्लेलिस्ट ज़रूर देखिए। तो यहाँ मैं स्टार्ट कर रहा हूँ विजुअल स्टूडियो कोड में, और हम एक ब्लैंक प्रोजेक्ट से स्टार्ट करेंगे। तो टाइपस्क्रिप्ट में अगर आपको प्रोजेक्ट बनाना है तो थोड़ा सा अलग स्टाइल होगा। तो मैं यहाँ इनकी साइट पे ही सर्च करता हूँ तो ये बताएंगे कि कैसे यूज़ करें। तो npx क्रिएट रिएक्ट टाइप तो हम करते थे, उसमें एक टेम्पलेट टाइपस्क्रिप्ट आपको और ऐड करना पड़ेगा। तो मैं अपने डेस्कटॉप पे कमांड प्रॉम्प्ट टर्मिनल में एंटर करता हूँ, यहाँ टेम्पलेट टाइपस्क्रिप्ट लिखा हुआ है। ऐप का नाम मैं बदल के नोट्स ऐप कर देता हूँ। तो अब ये पूरा प्रोसेस होगा जो हम कई बार रिपीट कर चुके हैं, कैसे क्रिएट रिएक्ट ऐप बनती है। तो थोड़ी देर में सारा कोड आपका इंस्टॉल हो जाएगा और ये टाइपस्क्रिप्ट के स्टाइल से होगा। यहाँ आप देख भी रहे हो कुछ मैसेज आया है जिसमें लिखा हुआ है कि वी डिटेक्टेड टाइपस्क्रिप्ट इन योर प्रोजेक्ट, और उसकी कॉन्फ़िग फाइल tsconfig.json है। ये tsconfig.json कुछ एडवांस कॉन्फ़िगरेशन करने के काम आती है जो आप देख सकते हो। तो यहाँ पे हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो कोई खास स्ट्रक्चरल चेंज नहीं है, बस tsx आपको दिख रहा है रिएक्ट की एप्लीकेशंस में। वहाँ पे JS होता था, यहाँ tsx है। यहाँ tsconfig.json जो बता रहा था यहाँ है। ES5 में ये कंपाइल कर रहा है, ES6 में नहीं कर रहा है क्योंकि ES5 मोस्टली सब ब्राउज़र में सपोर्टेड है। और भी कुछ है जैसे रिएक्ट JSX ये यूज़ कर रहा है। बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशन है, अभी हमारे लिए कोई खास यूज़फुल नहीं है। तो यही एक फ़र्क है शुरू में जो आपको दिखाई देगा कि जो टेम्पलेट आप जावास्क्रिप्ट में यूज़ करते थे और टाइपस्क्रिप्ट में। तो स्टार्ट करते हैं, कुछ कोड हटाते हैं, एकदम ब्लैंक कर देते हैं हमारी एप्लीकेशन को, और हमारा पहला कंपोनेंट बनाना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक बार इसको चला के देखें। तो npm start से एप्लीकेशन जैसे पहले हम करते थे, रिएक्ट एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी एक डिफ़ॉल्ट 3000 पोर्ट पे। तो इसका कुछ नाम रख देते हैं एप्लीकेशन का अभी के लिए, टाइपस्क्रिप्ट विद रिएक्ट। तो ऐसा मैंने लिख दिया, तो ये ओपन हो गया 3000 पोर्ट पे। या फिर रिएक्ट विद टाइपस्क्रिप्ट एक ज़्यादा अच्छा नाम है तो वो आप लिख दो, क्योंकि फोकस हमारा है यहाँ पे टाइपस्क्रिप्ट सीखने में रिएक्ट के साथ। तो रिएक्ट डेव टूल्स भी हम यूज़ करेंगे। तो रिएक्ट डेव टूल्स एक ब्राउज़र एक्सटेंशन है जिससे आप कंपोनेंट्स के अंदर जाके प्रॉप, स्टेट, ये सारी चीज़ें देख सकते हैं और कोई भी डीबगिंग कर सकते हैं जब आपको समझ में नहीं आ रहा हो कि कोड में क्या चल रहा है। तो ये यहाँ पे एक्सटेंशन इंस्टॉल होने के बाद कई बार ये यहाँ पे डायरेक्टली नहीं दिखाई देगा, तो आप एक बार बंद कर लीजिए अपनी ऐप को, वापस से टैब लोकल होस्ट 3000 जैसे ही आप खोलोगे तो उसमें ये दिखाई देने लगेगा। तो रीस्टार्ट करना कई बार रिक्वायर्ड होता है उस टैब को। तो अब मैं यहाँ पे वापस से, यहाँ भी आप देखो तो ये रिडक्स दिख रहा है, रिएक्ट का नहीं है। अब यहाँ लास्ट में आप देखोगे कंपोनेंट्स एंड प्रोफाइलर, दो नई चीज़ें दिख रही है। तो कंपोनेंट्स मेनली हमको काम करना है, प्रोफाइलर अभी कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे ऐप कंपोनेंट, क्योंकि अभी एक ही कंपोनेंट है ऐप कंपोनेंट, तो वो आप जाके यहाँ पे देख सकते हो। इसमें कोई प्रॉप्स नहीं है, ये कहाँ से बना, क्रिएट रूट डोम से, और इसका सोर्स क्या है, कौन सी लाइन से बना। ये काफ़ी हेल्पफुल टूल है, आपको रिएक्ट की सारी चीज़ें ये बता देता है। अब हम स्टार्ट करते हैं कुछ कंपोनेंट बनाने से। तो एक स्ट्रक्चर मैं बनाऊंगा जिसमें मैं कंपोनेंट्स फोल्डर पुट कर दूंगा, और कंपोनेंट्स फोल्डर में हमारा जो पहला फोल्डर है नोट्स, जिसमें कि हम नोट कंपोनेंट एक बनाएंगे, तो वो यहाँ पे हम डिक्लेयर कर देते हैं। अब इसमें nodes.tsx, तो tsx एक्सटेंशन आपको यूज़ करना है, और हम फंक्शनल कंपोनेंट्स ही बनाने वाले हैं इस सीरीज़ में, जो कि आजकल स्टैंडर्ड है, हर कोई फंक्शनल ही बनाता है। बट आपको और कंपोनेंट्स देखने हैं तो हमारे सीरीज़ आप चेक कीजिए, उसमें बहुत बेसिक बताया हुआ है। तो यहाँ पे तो मैं एक
सिंपल फंक्शनल कंपोनेंट इनिशियलाइज करूँगा। तो जैसे एक फंक्शन की डेफिनेशन होती है फंक्शन नोट, यहाँ पे एक वार्निंग आपको हमेशा देगा कि आइसोलेटेड मॉड्यूल काम नहीं करेंगे तो इसको एक्सपोर्ट करो ताकि ये कंपाइल हो सके बाकी स्क्रिप्ट के साथ में। तो एक्सपोर्ट लिखना हमेशा ज़रूरी है ताकि ये आपका जो भी वेब पैक है उसके पास आ जाए। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट नोट, इस तरह से हम एक्सपोर्ट करते हैं कोई भी चीज़ को। अब यहाँ पे आपको एक रिटर्न में JSX देनी होगी। इसी तरह से हम कोई भी फंक्शनल कंपोनेंट बनाते थे, तो एक div में दे देता हूँ और अभी के लिए जस्ट यहाँ नोट लिख देते हैं ताकि हम देख सकें कंपोनेंट बन गया क्या। तो इसी तरह से सारे कंपोनेंट्स हम बनाएंगे। तो ये इसको आप सेव कर लीजिए और कोई भी इशू नीचे इशू फाउंड होगा तो वो दिखाई देगा, अभी कोई इशू नहीं आ रहा है। और अब इसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। तो मैं एप्लीकेशन का थोड़ा नाम बदल लेता हूँ क्योंकि हम इसको नोट्स एप्लीकेशन ना रहे, तो मैं हेडिंग चेंज कर लेता हूँ और नोट को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। नोट को इंपोर्ट कर लिया। अभी इंपोर्ट स्टेटमेंट है नहीं, ये चीज़ें हमको नहीं चाहिए तो इनको डिलीट कर लीजिए और इंपोर्ट कीजिए नोट कंपोनेंट को। तो नोट वैसे तो टाइपस्क्रिप्ट खुद ही काफ़ी हेल्प कर देता है, लेकिन यहाँ पे अभी आप देखो डॉट डॉट, यहाँ पे आप देखो ./components/notes/notes, इस तरह से आपने नोट्स को ले लिया है। तो यहाँ पे ये नोट कंपोनेंट दिखाई दे रहा है और साइड में आप डेव टूल्स में देखिए तो वहाँ पे आपको क्लियरली समझ में आएगा। तो ऐप और उसके नीचे नोट, इस तरह से ये दिखाई दे रहा है। तो ये हायरार्की है। अभी बहुत कॉम्प्लेक्स कुछ है नहीं तो डेव टूल्स काफ़ी हेल्पफुल नहीं लग रहा, बट एटलीस्ट आप देख सकते हो। तो अब मैं क्लास लिखता हूँ। नोट्स क्लास नहीं लिखा जाएगा, JSX में आप जानते हैं क्लास नेम लिखा जाता है। तो क्लास नेम लिखा और नोट। तो इस पर मैं कुछ CSS स्टाइलिंग देना चाहूँगा। तो CSS हम बहुत हैवीली इस प्रोजेक्ट में यूज़ नहीं करेंगे, मेरा फोकस भी नहीं है उस चीज़ पे, बट एक मिनिमम ढंग का दिखने वाला CSS चाहिए। तो उसके लिए एक CSS लिख लेते हैं क्विकली, और बाद में हम डार्क मोड वगैरह वो सब भी ऐड करेंगे। तो नॉर्मल CSS से, मैं कोई फ्रेमवर्क अभी नहीं ऐड करना चाह रहा CSS का। तो डॉट नोट क्लास बनाई notes.css फाइल में, बॉर्डर हमने किया ग्रे और 1 पिक्सल सॉलिड ग्रे, जिस तरह से आप एक बॉर्डर इनिशलाइज करते हो। फिर कुछ पैडिंग दे देते हैं क्योंकि नोट्स के चारों ओर थोड़ा सा स्पेस अच्छा लगेगा। तो मैं हर चीज़ रैम में दूंगा जो कि कैरेक्टर विड्थ के हिसाब से चलता है। तो 3 रैम और फिर उसमें फॉन्ट साइज़ 2 रैम। तो ये थोड़ा सा आपके जितनी फ़ॉन्ट साइज़ है ब्राउज़र में उस हिसाब से ये चीज़ों को कंपेयर करेगा। तो फ़ॉन्ट थोड़ी सी बड़ी ली है मैंने नॉर्मल 1 रैम से, और कलर हमने लिया है #333 जो एक डार्क ग्रे या डार्क ब्लैक जैसा, ब्लैक से थोड़ा सा कम होगा। फिर हाइट या मैक्स हाइट आप दे सकते हो, मैक्स विड्थ दे सकते हो। ये सारी चीज़ें हम बाद में एडजस्ट करेंगे वैसे। तो हाइट आप इसलिए दे रहे हो कि कार्ड आपको बहुत छोटा नहीं लगे, उसमें कुछ कंटेंट हो। तो 10 रैम दे के देखते हैं कितना बड़ा कार्ड बनता है। तो इसको रीलोड किया। तो अभी शायद ये फाइल हमने अटैच नहीं की है, तो एक और कॉन्सेप्ट कि फ़ाइल अटैच ज़रूर कीजिए कंपोनेंट से। तो इंपोर्ट में आप CSS फाइल को सीधे आप स्ट्रिंग से अटैच करते हो। तो आप लिखोगे notes.css, तो ./note.css, तो स्ट्रिंग में आपको इसको पास करना है। तो और कुछ इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब ये अटैच हो जाएगा। तो आप देख रहे हो ये बॉर्डर दिख रहा है, बॉर्डर एकदम लास्ट तक है, तो आपको नोट की साइज़ नहीं दिखाई दे रही है। तो मैं थोड़ा सा मार्जिन वगैरह पुट कर देता हूँ तो आप नोट आपको दिखाई देने लगेगा। मैं ऐप CSS भी हटा रहा हूँ जो डिफ़ॉल्ट है। मेरे ख्याल से ऐप CSS में ही हम एक मार्जिन दे सकते हैं ताकि जो ओवरऑल सारी कंटेंट चीज़ें वो उस पर आ जाए। तो ऐप CSS में क्लास का नाम है कैपिटल में A लिखा हुआ है, तो वहाँ से आप ऐप दे दीजिए। तो मैं मार्जिन यहाँ पे प्रोवाइड कर देता हूँ ताकि हर कंपोनेंट जो भी हम ऐप के अंदर लोड करें वो एकदम साइड में टच नहीं हो और आप देख सको कि कितना बड़ा एक नोट है। तो मार्जिन हर तरफ देने की ज़रूरत वैसे नहीं है, वैसे मैं केवल ये 0 और 1 रैम, या आप समझते होगे शॉर्टकट है, तो साइड्स में दे रहा हूँ, टॉप बॉटम में नहीं दे रहा। तो ये इस तरह से आपका इतना बड़ा नोट है। तो ये खूब बड़ा नोट है, इतना बड़ा हमको नहीं चाहिए। तो आप जो नोट की हाइट थी उसको कम कर सकते हो। तो बैक टू नोट CSS, और यहाँ पे फॉन्ट भी बहुत बड़ी लग रही है तो 1 रैम ही काफ़ी
आई थिंक बेटर है। मैं थोड़ा सा जूम आउट भी किया है क्योंकि मेरा जूम लेवल काफ़ी ज़्यादा था, बट अभी भी हाइट वगैरह आप एडजस्ट कर सकते हो। टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर लो, तो अभी भी आप देख रहे हो ये ग्रीन वाला एरिया पूरा पैडिंग वाला एरिया है, कितना पैडिंग आ रहा है इसमें। पैडिंग भी मैंने थोड़ी एडजस्ट की है। और एक बॉर्डर रेडियस, मैं इसको थोड़ा राउंडेड दिखाना चाह रहा हूँ नोट्स को, तो बॉर्डर रेडियस हमने पुट किया, तो इससे 0.5 फ्रेम इस तरह से आ रहा है। बैकग्राउंड कलर देते हैं नोट का ताकि वो हाईलाइट होके आए अलग से, बैकग्राउंड जो वाइट दिख रहा है उससे अलग। तो मैं एक लाइट सा कोई भी बैकग्राउंड चूज़ कर लेता हूँ, जैसे ये एक ब्राउन सा बैकग्राउंड है, इसको हमने यूज़ किया। तो नोट्स के लिए ऐसा बैकग्राउंड ठीक है, या येलो भी आप चूज़ कर सकते हो, या कोई भी एक शेड आप यूज़ कर सकते हो जो लाइट हो। तो इस तरह से नोट अब थोड़ा सा अलग दिखाई दे रहा है बैकग्राउंड से। और अभी भी हाइट मेरे को लगता है थोड़ी ज़्यादा है, इसको आप बाद में एडजस्ट कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे नोट्स अगर आपको एक साथ देखने होंगे तो उसके लिए कम हो सकती है। तो CSS हम साथ के साथ एडजस्ट करते जाएंगे। अभी हम बैक टू हमारे टाइपस्क्रिप्ट पे आ जाते हैं। तो टाइपस्क्रिप्ट का पहला कॉन्सेप्ट यहाँ से दिखना शुरू होगा। तो अभी हम यहाँ पे प्रॉप्स देना पास करेंगे। तो मैं एक टेक्स्ट प्रॉप देता हूँ जिससे कि टेक्स्ट आ सके। प्रॉप्स जो बाहर से आती हैं प्रॉपर्टीज़, तो मैंने ये टेक्स्ट प्रॉप दी यहाँ डिस्ट्रक्चर्ड वे में, आप समझते होंगे। तो यहाँ पे मैंने टेक्स्ट दिया, पर यहाँ पे कह रहा है कि बाइंडिंग एलिमेंट टेक्स्ट हैज़ एनी टाइप। तो ये एनी टाइप टाइपस्क्रिप्ट में होता है, वो कह रहा है एनी नहीं दे सकते, वो एक तरह का एरर है। तो मैं क्या स्ट्रिंग दे सकता हूँ। तो इस तरह से आप वैल्यू दे रहे हो। तो आप टाइपस्क्रिप्ट में ऐसे कॉलन से देते हो। अगर आपने टाइपस्क्रिप्ट का ट्यूटोरियल नहीं देखा तो वो भी चेकआउट कीजिए, बट कॉलन देने से आपको पता है ऑब्जेक्ट की वैल्यू आ जाएगी। तो उस तरह से आप यहाँ पे डायरेक्टली टाइप नहीं असाइन कर सकते। तो इसके और तरीके हैं, बट मेरे को जो सबसे बेटर तरीका लगता है वो यह है कि आप प्रॉप को बाहर ले जाइए और एक प्रॉप्स का टाइप एलियास क्रिएट कीजिए। तो ये सारा हम हटा देते हैं यहाँ से, जितना भी हम ये ट्राई कर रहे हैं यहाँ पर नहीं देना चाहिए। और टाइप लिखिए, जैसे अगर आप कांस्टेंट लिखोगे तो वो तो एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो जैसे मैं कांस्टेंट नोट प्रॉप्स लिखता हूँ और ऑब्जेक्ट लिखता हूँ। ऑब्जेक्ट में क्या होता है, जैसे प्रॉपर्टीज़ होती हैं वैसा सा ही लिखा जाता है इसको भी टाइपस्क्रिप्ट में जो टाइप्स देते हैं, और टेक्स्ट स्ट्रिंग इस तरह से, पर यहाँ टाइप देना होगा। तो अब ये टाइप एलियास हो जाएगा। टाइप एलियास मतलब कि ये इस तरह के ऑब्जेक्ट को डिफाइन करता है। तो टेक्स्ट स्ट्रिंग, टेक्स्ट की वैल्यू स्ट्रिंग हो सकती है। अब आप नोट प्रॉप्स क्या यहाँ पास करोगे तो अभी भी ये गलत है, क्योंकि आप एक्चुअली में वैल्यू नहीं पास कर रहे हो, आप तो एक टाइप पास कर रहे हो। और फंक्शन में तो आर्ग्यूमेंट की वैल्यू पास होती है। तो अगर आपको दोनों चीज़ देनी है तो पहले वैल्यू लिखिए प्रॉप्स और फिर दीजिए उसका टाइप। तो ये सही है, क्योंकि इसमें कॉलन ऑब्जेक्ट पे नहीं लगा हुआ, सीधे ही किसी वेरिएबल पे लगा हुआ है। तो अब वो प्रॉब्लम नहीं देगा। और टेक्स्ट को लिखिए प्रॉप्स डॉट टेक्स्ट, क्योंकि वो डिस्ट्रक्चर्ड वे में नहीं है, तो प्रॉप्स डॉट के अंदर वो एक प्रॉपर्टी। और यहाँ पे हिंट भी दे रहा है वो आपको कि टेक्स्ट। तो ये भी टाइपस्क्रिप्ट का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि वो आपको एरर भी नहीं होने देता, और वो आपको हिंट्स भी देता है कि क्या क्या अलाउड प्रॉपर्टी हैं, जो कि कोडिंग में बहुत हेल्पफुल है जैसे जैसे प्रोजेक्ट बड़ा होता जाता है। तो अब मैं प्रायोरिटी बनाता हूँ। प्रायोरिटी में मैं एक यूनियन टाइप ले रहा हूँ। ये भी एक टाइपस्क्रिप्ट का फंडा है कि आप इस तरह से बार लगा के यूनियन दे सकते हो। तो ये कह रहे हो आप कि ये 3 ही वैल्यू हो सकती हैं प्रायोरिटी की। तो प्रायोरिटी क्या है, नोट जैसे हाई लेवल मीडियम प्रायोरिटी का है हमारे लिए कोई, तो हम 3 प्रायोरिटी फील्ड उस पर सेट कर रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ ये भी एक फील्ड हो सकता है हमारी प्रॉप्स पे। तो अब एरर आने लग गया। नीचे एरर क्या आ रहा है कि हमने कहीं नोट यूज़ किया है, और वो कह रहा है कि अरे आपने प्रॉप्स में ये सब तो पास किया ही नहीं। तो टाइपस्क्रिप्ट काफ़ी स्ट्रिक्ट ये नज़र रखेगा आपकी चीज़ों पे, और वो प्रॉप्स उसको लग रहा है रिक्वायर्ड हैं, कंपलसरी प्रॉप्स हैं। तो टेक्स्ट में मैं कुछ पास कर देता हूँ बाहर जहाँ हमने यूज़ किया था नोट, और टेक्स्ट इज़ टेक्स्ट नोट। अभी भी वो सेटिस्फाइड नहीं है इस चीज़ से। अगर आप देखोगे तो एरर में कहेगा प्रॉपर्टी प्रायोरिटी इज़ मिसिंग बट रिक्वायर्ड इन नोट प्रॉप्स। तो अभी भी वो प्रॉपर्टी उसको चाहिए, एक तो दे दी लेकिन प्रायोरिटी भी देनी होगी। तो इस चीज़ को अगर आप ऑप्शनल करना चाहते हो तो आप यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पुट कर सकते हो। तो अब आप कह रहे हो कि प्रायोरिटी दे भी सकते हैं, नहीं भी, मतलब हमने स्ट्रक्चर दे दिया, तो ये ऑप्शनल प्रॉपर्टीज़ हो गई। तो ये सब चीज़ों को देखने के लिए आप हमारा क्रैश कोर्स देखिए टाइपस्क्रिप्ट वाला इस प्लेलिस्ट में, तब आपको समझ में आएगा, क्योंकि बहुत शॉर्ट में हमने वहाँ पे टाइपस्क्रिप्ट समझा रखी है। अब नोट मैंने यहाँ पे अब इस क्लास को मैं ऑप्शनल बना रहा हूँ।
तो अब मैं यहाँ पे एक और क्लास दूंगा बेसिकली। तो नोट तो एक क्लास है ही, और साथ में मैं प्रायोरिटी को क्लास में यूज़ करने वाला हूँ, प्रायोरिटी कहीं देने वाला नहीं हूँ। तो एक स्ट्रिंग लिटरल में हमने इसको पास कर दिया। तो अब हम 3 क्लास बना लेंगे जो प्रायोरिटीज़ के नाम है हाई मीडियम लो, उसी हिसाब से। तो जब भी हाई मीडियम लो कोई प्रायोरिटी होगी वही क्लास अप्लाई हो जाएगी। तो एक तरह से प्रॉप्स इस तरह से काम आएगी। तो हाई मीडियम लो 3 है, और मेनली मैं क्या चाहता हूँ कि बस कलर नोट का अलग हो जाए। तो बैकग्राउंड कलर 3 अलग अलग कलर ले लेते हैं। हाई मीडियम लो के हिसाब से आप सोच सकते हो कि रेड, येलो, ग्रीन, इस तरह से 3 अलग अलग डेंजरस कलर जो होते हैं वो आप यूज़ कर सकते हो। तो अभी तो मैं कुछ भी पुट कर रहा हूँ, थोड़ा सा आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। लास्ट में हम चेक कर लेंगे कि ये अच्छा लग रहा है या नहीं। तो मैंने कुछ बैकग्राउंड कलर्स लिए, और लो में भी मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। और लो में आप ग्रीन भी पुट कर सकते हो, ग्रीन का कोई शेड वगैरह, येलो भी पुट कर सकते हो। डिफ़ॉल्ट भी एक कलर रख लेते हैं जो पहले से हमने दे रखा था। तो अब पता लग जाएगा कि अभी इस पर कोई क्लास नहीं लगी हुई है, तो ये डिफ़ॉल्ट कलर दिखाई दे रहा है। जब इस पर कोई प्रायोरिटी सेट हो जाएगी तो इस पर एक कलर दिखाई देगा। तो अब आप यहाँ पे प्रॉप्स वगैरह में कुछ देख नहीं सकते। यहाँ देखिए प्रॉप्स में टेक्स्ट आ रहा है, तो एक प्रॉप तो अवेलेबल है। डेव टूल्स में भी आप चेक कर सकते हो, क्योंकि कई बार हिडन प्रॉप्स भी होती हैं। अगर आप कोई लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हो तो क्या प्रॉप पास कर रहा है वो, ये काफ़ी हेल्पफुल होता है यहाँ देखना। तब क्लास नेम में हम पास करना चाह रहे हैं प्रायोरिटी, तो मैं यहाँ प्रायोरिटी प्रॉप पास कर देता हूँ। ये अपने आप आपको बता रहा है उसकी वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, हाई मीडियम लो। आप देख रहे हो 3 ऑप्शन आ रहे हैं। ये भी टाइपस्क्रिप्ट का फ़ायदा है कि अपने आप आपकी डॉक्यूमेंटेशन इंप्रूव होती जाती है और आपको हिंट मिलते जाते हैं। तो हाई में यह इस तरह का हो गया। अगर आप इसका नाम चेंज करेंगे मीडियम तो वो अलग टाइप का हो जाएगा। तो इस तरह से सारे कलर्स आप टेस्ट आउट कर सकते हो। तो प्रायोरिटी एक ऑप्शनल प्रॉपर्टी है, हर टाइपस्क्रिप्ट में हमने क्वेश्चन मार्क दिया। नाउ data.json नाम से मैं एक फ़ाइल बनाता हूँ। अब हम क्या करेंगे, कई सारे नोट्स पहले से बना के रखेंगे ताकि उनको हम मैप से एक लूप के ज़रिए बना सकते हैं। तो आप बेसिक रिएक्ट अगर समझते हैं तो हम मैप से बहुत सारे नोट्स पॉपुलेट करते हैं। तो data.json लिख सकते हो या data.ts भी लिख सकते हो। tsx की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें jsx तो लिखी नहीं जाएगी। तो ts में अभी भी ये वही फंडा आपको कहेगा कि टाइपस्क्रिप्ट है तो भाई एक्सपोर्ट तो आप कीजिए, वरना वो कंपाइल नहीं होगा। तो आप नोट्स का क्या फॉर्मेट देना चाहेंगे। तो अभी आपने देखा था नोट्स में क्या क्या था, टेक्स्ट था, प्रायोरिटी थी, और जनरली हर चीज़ में एक आईडी देनी भी ज़रूरी है। अगर आप डेटाबेस या कुछ भी समझते हैं तो हर चीज़ का एक यूनिक आइडेंटिफायर होना चाहिए। तो आईडी में 1 दिया, टेक्स्ट में कोई स्ट्रिंग दे दिया, और प्रायोरिटी में आप 3 ही ऑप्शन है आपके पास, हाई मीडियम लो, उनमें से कुछ दीजिए। तो मैं इसमें हाई दे देता हूँ, और उसके बाद में एक एक करके हम सारी, इसको मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। कुछ नोट्स बना लेते हैं ताकि दिखने में एप्लीकेशन अच्छी लगे। बाद में तो हम मैन्युअली ऐड करेंगे, पर अभी वो फीचर है नहीं। तो एक एक करके मैं थोड़ा सा वेरिएशन कर देता हूँ। किसी को थोड़ा लो कर देंगे, किसी को हाई, किसी को मीडियम कर देंगे। तो 5 आईडी मैंने बना ली हैं। तो 5 नोट्स आपको दिखने चाहिए। तो अब इन नोट्स को आपको यहाँ अटैच करना होगा। कोई भी चीज़ पे अगर लूप से आपको जनरेट करना है तो हम मैप यूज़ करते हैं। तो जावास्क्रिप्ट का मैप फंक्शन हम यूज़ करेंगे। तो किस वेरिएबल पे लगाना है तो उसको पहले इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। तो अभी तो मैं डायरेक्टली उस नोट्स को इंपोर्ट कर लेता हूँ, नोट्स फ्रॉम data.json। तो data.json जो भी लोकेशन है तो ./data वो डायरेक्टली आपको मिल जाएगा, क्योंकि हम सीधे ऐप में यूज़ कर रहे हैं, उसी लेवल पे हमने डिक्लेयर किया है। तो अब नोट्स डॉट मैप, उससे एक आइटरेटर जनरेट होगा। एक नोट को हम नोट बोलेंगे और इसी की प्रॉपर्टीज़ को लेके हम आइटरेट करेंगे। तो ये मैं कट कर लेता हूँ, एरो फंक्शन के सीधे आगे लिख देता हूँ। जो भी आगे लिखा जाता है वो रिटर्न होता है। थोड़ा सा फॉर्मेट। तो अब आप देख रहे हो इसमें जो प्रायोरिटी है वो भी अब हम नोट से निकाल के दे सकते हैं। तो अभी इनमें थोड़ा सा गैप नहीं दिखाई दे रहा, तो इसकी CSS आप ज़रा सी सही कर लीजिए कि नोट्स के बीच में थोड़ा गैप हो। तो नोट CSS में जाएं और आप देख रहे हो नीचे थोड़ा सा मार्जिन कम है, तो किसी के टॉप पे या बॉटम में कोई भी एक मार्जिन आप दे सकते हो। तो मैं मार्जिन टॉप देता हूँ ताकि हर नोट थोड़ी दूरी से शुरू हो। तो 1 रैम दे दिया, तो अब सब में थोड़ा सा गैप दिखाई दे रहा है।
तो अब यहाँ देखो, यहाँ नोट्स भी सारे दिखाई दे रहे हैं, एक एरर भी आ रहा है। तो एरर क्या आ रहा है वो बाद में देखेंगे, पर यहाँ आप देखो 5 कंपोनेंट्स वो दिखा रहा है इस हायरार्की में। तो ये एरर तो ये कह रहा है कि आपने की प्रॉपर्टी अभी नहीं बनाई है, जो कि कोई भी कलेक्शन जब आप बनाते हो तो उसमें आपको एक की वैल्यू देनी ज़रूरी है ताकि रिएक्ट अच्छे से काम कर सके, उसका जो वर्चुअल डोम रेंडरिंग है वो। पहले हम इनको फिक्स करते हैं। प्रायोरिटी की प्रायोरिटी क्या होगी, नोट डॉट प्रायोरिटी। तो वहाँ से नोट ऑब्जेक्ट जो आपने आइट्रेट कर रहे हो उसमें से प्रायोरिटी निकाल लोगे, और टेक्स्ट कहाँ से आएगा, वही नोट ऑब्जेक्ट का टेक्स्ट प्रॉपर्टी से आ जाएगा। तो ये चीज़ है, अभी भी प्रायोरिटी पे वो एरर दे रहा है। तो ये ध्यान से देखिए, टाइपस्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट है। ये कह रहा है दिस स्ट्रिंग इज़ नॉट असाइनेबल टू हाई, मीडियम और लो। तो ये कह रहा है कि भाई एक तरफ तो तुम स्ट्रिंग दे रहे हो और एक तरफ हाई, मीडियम, लो, अनडिफाइंड ऐसी प्रॉपर्टी, ऐसा हमने कहाँ कहा। तो यहाँ आप देख रहे हो, इस पर हॉवर करके देखिए तो प्रायोरिटी स्ट्रिंग आ रही है। ये कैसे हो रहा है, जब भी आप टाइपस्क्रिप्ट को कुछ बताते नहीं हो कि ये प्रॉपर्टी क्या है तो वो वैल्यू से इन्फर कर लेता है। तो वो क्या सोच रहा है कि आपने प्रायोरिटी हाई दी है तो मतलब वो एक स्ट्रिंग होगा। अब स्ट्रिंग आपके उस यूनियन टाइप से मैच नहीं हो रहा है। तो ये टाइपस्क्रिप्ट काफ़ी स्ट्रिक्ट है इन चीज़ों में, और ज़रूरी है क्योंकि इससे एरर की संभावना बाद में कम हो जाती है। ज़्यादातर एरर आपको अब पहले ही आ जाएंगे एप्लीकेशन रन करने से पहले आपके कोड में ही। तो मैंने अभी डेटा टीएस को थोड़ा सा मूव किया है और इसको मैं नोट्स के साथ में रख रहा हूँ क्योंकि वो नोट्स कंपोनेंट से रिलेटेड है। इसके हिसाब से अपने आप URL ID जनरली चेंज कर देता है इंपोर्ट के, तो नहीं चेंज करे तो आप उसको थोड़ा साइड कीजिए। अब मैं टाइप नोट प्रॉप्स को एक बार वापस देखता हूँ। तो यहाँ पे प्रायोरिटी में आपने यूनियन दिया था हाई, मीडियम और लो, तो और क्वेश्चन मार्क है तो वो अनडिफाइंड भी जोड़ लेता है क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि प्रायोरिटी आपने डिक्लेयर ही नहीं की हो। ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपने प्रायोरिटी में कुछ दिया ही नहीं हो, तो वो अनडिफाइंड को भी ले लेता है उस केस में। अब वो कह रहा है मैच नहीं हो रही है आपके स्ट्रिंग से। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम कुछ बनाते हैं, पर उससे पहले मैं इन सब को सॉर्ट आउट करता हूँ। मैं नोट्स टाइप का एक टीएस कर लेता हूँ क्योंकि अभी क्या हो रहा है, ये प्रॉप्स वाली जो चीज़ है वो एकदम मेरे को शायद वहाँ पे भी यूज़ लेनी पड़े जहाँ डेटा टीएस है, क्योंकि आप समझ रहे हो वहाँ पे उसने इन्फर कर लिया और मैं नहीं चाहता वो इन्फर करे। मैं चाहता हूँ कि वो इसी प्रायोरिटी में से हाई, मीडियम, लो उसको भी समझ में आ जाए कि ये है। तो एक बार नोट्स प्रॉप्स को ही यूज़ कर लेते हैं हर जगह ग्लोबली, लेकिन ये चीज़ सही नहीं है क्योंकि प्रॉप्स तो प्रॉप्स नाम से ही होनी चाहिए। बट अभी के लिए जस्ट आप समझिए कि हम एक कॉमन कोड को 2 जगह यूज़ करने वाले हैं। तो हम कह रहे हैं कि एक टाइप है नोट प्रॉप्स, इससे हम प्रॉप्स भी कंट्रोल कर रहे हैं, इससे हम वो डेटा टीएस भी कर रहे हैं। ऐसा बाद में हम चेंज कर देंगे, करना नहीं चाहिए क्योंकि डेटाबेस का टाइप थोड़ा अलग हो सकता है। तो एक्सपोर्ट में कर दिया, इसको भी एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। तो अब नोट्स के टाइप को हमने एक अलग फाइल में कर लिया। अब इसको इंपोर्ट कर लीजिए, तो यहाँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला फ्रॉम कौन सी फाइल है, नोट्स टाइप। तो इस तरह से लिखें, यहाँ अपने आप हिंट में आ जाएगा नोट प्रॉप्स। तो ये तो फिक्स हो गया कोड जो पहले भी काम कर रहा था, बस हमने डिफ़ाइन बाहर कर दिया। तो अब उस डिफ़ाइन बाहर करने से फ़ायदा ये है कि अब यहाँ पे भी हम उसको इंपोर्ट कर सकते हैं, और इंपोर्ट कर लेंगे तो इस पर अप्लाई कर देंगे। तो मैंने यहाँ भी इंपोर्ट कर लिया। अब नोट्स प्रॉप्स यहाँ कैसे अप्लाई करोगे, ऐसे कॉलन। तो ये तो कह रहा है टेक्स्ट इज मिसिंग, क्योंकि ये तो एक ऑब्जेक्ट के लिए, एरे के लिए थोड़ा है, तो यहाँ एरे पुट कर दो। अभी भी ये कह रहा है कुछ एरर है। पहली चीज़ तो ये कह रहा है कि आईडी कहाँ से आ गई, क्योंकि अभी आपने प्रॉप्स में कहीं आईडी लिखा हुआ ही नहीं है। तो एक एरर तो बहुत क्लियर है। तो अब देखते हैं, तो यहाँ आईडी है ही नहीं। तो मैं कह रहा हूँ कि ये तरीका सही नहीं है कि आप प्रॉप्स को यूज़ करो, लेकिन अभी के लिए हम कॉमन यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें भी एक आईडी होनी चाहिए। तो आईडी एक नंबर है, अभी तक हमने क्योंकि नंबर दे रखी है। तो अब क्या ये फिक्स हो जाएगा? तो नीचे देखो एरर्स भी आ रहे हैं। तो यहाँ पे एरर आ रही है, ये कह रहा है इसमें एरर है। एक तो कुछ सोर्स है 5 एलिमेंट, वो हम बाद में देखेंगे। एक और एरर है, और वो कह रहा है कि प्रॉपर्टी आईडी इज़ मिसिंग इन टाइप प्रायोरिटी हाई बट रिक्वायर्ड इन नोट प्रॉप्स। ये कह रहा है कि आपने जहाँ नोट डिक्लेयर किया था, नोट कंपोनेंट, वहाँ भी तो आईडी चाहिए, तो इसलिए इसको मैं अभी ऑप्शनल बना देता हूँ। तो क्वेश्चन मार्क से ऑप्शनल, तो वो एरर गया। अभी कह रहा है सोर्स हैज़ 5 एलिमेंट, टारगेट हैज़ ओनली 1। तो ऐसा कैसे हो सकता है? ये कह रहा है कि एक ही चीज़ हो सकती है। तो यहाँ हमने गड़बड़ की है कि हमने एरे नहीं डिफाइन किया। आप जो देख रहे हो नोट्स में, हमने वहाँ पे एरे नहीं डिफाइन किया। तो एक बार वापस जाते हैं जो डेटा टीएस है उस पर। तो यहाँ ये जो चीज़ें टपल है,
ये भी टाइपस्क्रिप्ट के क्रैश कोर्स में आप समझ पाओगे। हमने डिफाइन कर दिया कि बस एक एलिमेंट होना चाहिए नोट प्रॉप्स का, उसका आगे आपको ब्रैकेट लगाने से वो एरे होगा। तो अब ये सही से चल रहा है, कोई एरर वार्निंग्स आपको वो नहीं दिखा रहा। तो थोड़े से कलर अभी भी मेरे को डिफ्रेंशिएटिंग नहीं लग रहे हैं, दोनों ऑरेंज काफ़ी करीबी लग रहे हैं। तो थोड़ा सा आप मैनिपुलेट कर लीजिए, सबका अपना पर्सपेक्टिव है। इन कलर्स को एक स्टैंडर्ड कलर हम लास्ट में देंगे जब हम थीम्स वगैरह थोड़ी सी डिज़ाइन करेंगे प्रॉपरली। कलर आप फॉन्ट का चेंज भी कर सकते हो, अगर आपको ज़्यादा डार्क लग रहा है तो वाइट फॉन्ट यूज़ कर सकते हो, क्लियरली उसमें दिखाई देगी। इसके अलावा एक और चीज़ हम रीफैक्टर करना चाहेंगे। मैंने हर जगह नोट्स लिख दिया है जल्दी जल्दी में, तो नोट्स की जगह मैं नोट करना चाहूँगा, क्योंकि हम एक नोट कंपोनेंट बना रहे हैं। नोट्स तो उसका कलेक्शन हो गया, तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। प्रोग्रामिंग में नेमिंग थोड़ी सही रखनी चाहिए। तो अब इसमें जब भी आप चेंज करोगे तो थोड़ा चेंज होगा। कई जगह तो आईडी समझ जाता है कि आप क्या कह रहे हो, उससे आपसे चेंज कर लेता है, बट थोड़ा सा आप ध्यान रखें। हर चीज़ को मैं अब जहाँ पे भी मैंने नोट्स लिखा था, स्पेशली फाइल्स में, फाइल्स के नेम में, तो वहाँ पे मैं उसको नोट कर दूंगा, क्योंकि हम सिंगल कंपोनेंट की बात कर रहे हैं। तो अच्छी प्रैक्टिस है कि थोड़ा समझ में आएगी एक नोट कंपोनेंट है, नोट्स कंपोनेंट नहीं है वो, तो हम उसका कलेक्शन बाद में बना रहे हैं। तो ये सब चेंजेस किए, सब कुछ वो समझ गया आई थिंक। यहाँ फोल्डर भी मैंने नोट्स लिख दिया था, नोट ही लिखना है, एक ही कंपोनेंट है, तो वो भी प्रॉपर अब काम कर रहा है। तो आईडी ने ही सारे पाथ हमारे चेंज कर दिए हैं, तो सब सक्सेसफुली चल रहा है। तो एक चीज़ रह गई है, वो है ये की का जो एरर आ रहा है कि कलेक्शन में की होना ही चाहिए, जो हमने कहा था कि चाहिए होता है रिएक्ट को वर्चुअल डोम को सही से चलाने के लिए। तो एक अच्छी प्रैक्टिस है वो पुट करना। तो यहाँ पे नोट में हम की प्रॉपर्टी पास कर सकते हैं। तो की इक्वल टू जो भी हमारी आईडी होगी, तो नोट डॉट आईडी, क्योंकि डेटा जेएस जो आपने डेटा टीएस बनाई है उसमें तो सब में आईडी है ही, तो कोई ऐसी इशू होने वाला नहीं है, सब में है ही। तो अब इनकी सबकी आईडी भी होगी। ये जाके आप कंपोनेंट्स में भी चेक कर सकते हो। जो डेव टूल्स है यहाँ आप देखो, सब में की प्रॉप ऐसे दिखाई दे रहा है, तो ये वाला, और नीचे आप देखोगे तो प्रायोरिटी टेक्स्ट, तो वो प्रॉप्स आपके डिफाइंड है जो नीचे दिखाई दे रहे हैं। और ये की वाला पहले से ही इस कंपोनेंट में क्योंकि रिएक्ट की तरफ से दिया गया है, तो उसको वो वहाँ पे नहीं दिखा रहा, वो केवल आपकी प्रॉप्स को दिखा रहा है। तो प्रायोरिटी लो है, टेक्स्ट है, ये सब आप चेक कर सकते हो इस कंपोनेंट्स के जरिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे और भी कॉन्सेप्ट, स्पेशली हुक से रिलेटेड, यूज स्टेट हुक्स को यूज करेंगे, और कैसे इन नोट्स में हम कुछ डेटा एक इनपुट बॉक्स से पुट कर पाएं वो हम देखेंगे।